आज की क्लास को हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग आर्टिकल 22 पढ़ चुके थे। आज हम लोग आर्टिकल 23 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल 23 से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सेकंड, आर्टिकल 23 देखिए, पिछले क्लास में हम लोग आर्टिकल 22 पढ़े थे पूरा एकदम अच्छे से। डिटेंशन के बारे में इसके था। डिटेंशन में हम लोग प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन ये दोनों पढ़ चुके थे। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को अपने अगले आर्टिकल 23 पे चलना है। ठीक है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25 नहीं सॉरी आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये दोनों, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये दोनों साथ में कहलाते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो आर्टिकल आते हैं। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। पहले हम लोग आर्टिकल 23 पढ़ते हैं, फिर आर्टिकल 24 पढ़ेंगे। ये दोनों आर्टिकल जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स्ड लेबर ये दोनों नहीं चलेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर ये दोनों चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करेंगी, इन दोनों चीज़ों को रोकता है आर्टिकल 23। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी किसी भी आदमी, वुमन औरत या बच्चे, इन तीनों का, मेन वुमेन और चिल्ड्रन, इन तीनों का खरीद और बेच नहीं हो सकता। बाइंग और सेलिंग ये चीज़ें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हम लोगों को मालूम था कि पहले जो है लोग स्लेव्स या गुलामों को खरीदा करते थे। ठीक है, और उनसे बहुत सारी चीज़ें करवाया करते थे, अपने मन की सारी चीज़ें करवाया करते थे, उनके साथ बंधुआ मजदूरी करवाते थे। ठीक है, उनसे भीख मंगवाया करते थे, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया करते थे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में न हो, इसलिए जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो उसमें आर्टिकल 23 लिखा गया, जिसमें ये बात है कि किसी भी आदमी को, पुरुष को, महिला को या किसी बच्चे का बाइंग और सेलिंग, खरीद या बेच नहीं की जाएगी, और किसी को भी प्रोस्टिट्यूशन में नहीं भेजा जाएगा, प्रोस्टिट्यूशन किसी से नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, किसी के साथ भी देवदासी वाली चीज़ें नहीं करवाई जाएंगी, देवदासी प्रथा को ख़त्म किया जाएगा, किसी को भी भीख नहीं मंगवाया जाएगा, किसी से भी बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूरी होती थी, ये सारी चीज़ें नहीं करवाएंगी। तो आर्टिकल 23 ये बोलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स लेबर हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, हमारे यहाँ, हमारे देश भारत में आर्टिकल 23 ये बोलता है कि हमारे यहाँ फोर्स लेबर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों का खरीद बेच या फिर जो फोर्स लेबर है जैसे बैंडेड लेबर, बेगर, देवदासी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें इलीगल है इंडिया में, ये नहीं करवाया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 23 कहता है। ठीक है, अब अगला है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? ध्यान से सुनो। आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है, एज क्या है? 14 ईयर्स से किसी भी बच्चे की एज अगर कम है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे को किसी भी ऐसे जगह पे काम नहीं करने दिया जाए जहाँ पे उसके जान का खतरा हो। जैसे कि किसी फैक्ट्री में,
कोई 14 साल से कम बच्चा काम नहीं करेगा। किसी माइन में, किसी खदान में कोई 14 साल से कम एज का बच्चा काम नहीं करेगा। ऐसी जगह जहाँ बम, पटाखे, ये सारी चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे कोई छोटा बच्चा काम नहीं करेगा। कोई भी रेलवेज़ का काम है, वहाँ पे कोई 14 साल से छोटा बच्चा काम नहीं करेगा। कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे कोई 14 साल से कम एज का बच्चा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भी भारत में बच्चे हैं उनके लिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल 24 है, जिसमें ये बोला गया है कि जो भी छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, वो किसी भी ऐसी जगह पे काम नहीं करेंगे, कहीं भी वो उनको नौकरी नहीं दी जाएगी जहाँ पे उनके जान को खतरा हो, जैसे कोई फैक्ट्री हो गई, कोई खदान हो गई, ठीक है, रेलवेज़ का कोई काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो गया। ऐसी जगह जहाँ पे किसी बच्चे की जान को खतरा हो, वहाँ पे 14 साल से कम के बच्चे को काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या कह रहा है कि फोर्स लेबर नहीं किया जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, ये चीज़ कहता है आर्टिकल 23। और वहीं पे आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी 14 साल से कम एज का बच्चा है तो उसको कहीं पे भी, किसी फैक्ट्री में, किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में, कहीं रेलवे का वर्क है, कहीं माइंस में, ऐसी जगहों पे उसको काम नहीं दिया जाएगा। और आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इन दोनों को मिला के एक साथ बोला गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 23 प्लस आर्टिकल 24 को मिला के बनता है। तो ये है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे अपना पढ़ते हैं, अगला फंडामेंटल राइट देखते हैं कि क्या है। अगला जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, इसमें आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये कोई आदमी है। अब अगर ये आदमी चाहता है कि वो हिंदू धर्म को माने, वो हिंदू धर्म को मान सकता है। अगर ये चाहता है कि ये इस्लाम धर्म को माने, वो इस्लाम धर्म को भी मान सकता है। अगर ये चाहता है कि ये क्रिश्चियन धर्म को माने, वो क्रिश्चियन धर्म को भी मान सकता है। अगर ये चाहता है ये बौद्ध धर्म को माने, ये बौद्ध धर्म को भी मान सकता है। अगर ये चाहता है कि कोई ये जैन धर्म को माने, तो ये जैन धर्म को भी मान सकता है। ठीक है, यानी कोई भी आदमी जिस भी रिलीजन में उसका फेथ हो, जिस भी रिलीजन को वो अपनाना चाहता हो, जिस भी रिलीजन को वो प्रैक्टिस करना चाहता हो, जिस भी रिलीजन का वो गुणगान गाना चाहता हो, वो कर सकता है। हर एक इंडिविजुअल आदमी जिस भी धर्म को चाहे उस धर्म को अपना सकता है, उसके बारे में वो अपनी चीज़ों को बता सकता है, वो उस धर्म को पूरे तरीके से अपना के उसके अकॉर्डिंग रह सकता है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, कोई भी इंसान भारत में रहने वाला जिस धर्म में चाहे उस धर्म में चेंज होके उस धर्म को अपना के उसकी चीज़ों को फॉलो कर सकता है। ये है आर्टिकल 25। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 26 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा इसको भी। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस
अफेयर्स। मतलब इसका क्या है, सुनिए और समझिए। आर्टिकल 25 जो हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट पहले, उसमें एक आदमी जिस भी धर्म को मानना चाहे, जिस भी धर्म को अपनाना चाहे, जिस भी धर्म को प्रैक्टिस करना चाहे वो कर सकता है। ये था आर्टिकल 25 में अभी जो हम लोग पढ़े। लेकिन आर्टिकल 26 क्या करता है? आर्टिकल 26 हर एक रिलीजन को मानने वाले जो लोगों का ग्रुप है, ठीक है, जो भी सेक्शन है या जो भी लोगों का ग्रुप है जो पर्टिकुलर रिलीजन को मान रहे हैं, उनके लिए आर्टिकल 26 है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आदमी है, ये हिंदू है, ये कोई है जो कि इस्लाम को मानते हैं, मुस्लिम है, ठीक है। अब इनके साथ इनके कम्युनिटी के लोग भी हैं, इनके साथ और भी बहुत सारे हिंदू हैं, और भी बहुत सारे हिंदू हैं, इनके साथ और भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, और भी बहुत मुस्लिम। तो ये एक लोगों का ग्रुप हो गया जो कि एक धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। एक धर्म को मानने वाले लोगों का एक ग्रुप हो गया। अब ध्यान से बात को सुनिए। अब ये जो हिंदू है, ये जो हिंदुओं का ग्रुप है, या जो इस्लाम का ग्रुप हो, या फिर क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध हैं, किसी भी धर्म के जो लोगों का ग्रुप है या सेक्शन है, उस धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनके पास भी एक अधिकार है। वो अधिकार क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब इसमें आता क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर हिंदू चाहे तो वो अपने रिलीजन के लिए, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, यानी जैसे गुरुकुल खोल सकता है, आश्रम खोल सकता है, जिससे वो लोगों को उस धर्म के बारे में बताए। चैरिटेबल पर्पस के लिए दान दक्षिणा देने के लिए भी ये खोल सकता है, ठीक है। ये हिंदू कम्युनिटी चाहे तो प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, जैसे मंदिर बना है कहीं पे अगर इस्लाम वाले चाहें तो मस्जिद बनाने के लिए भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ये दो तरीके की हो सकती है। एक तो प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो मूवेबल होती है, जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदुओं का आश्रम है और उस आश्रम में उन्होंने एक ट्रक खरीदी या जीप खरीदी आश्रम के काम के लिए। तो ये जो ट्रक या जीप आश्रम के काम के लिए खरीदी गई, ये मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। और उसी आश्रम में अगर कहीं पे कोई बिल्डिंग बन गई तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये एक ही जगह रहेगी। तो अपने धर्म को मैनेज करने के लिए, अपने धर्म को चलाने के लिए जो भी ग्रुप्स हैं, जैसे हिंदुओं का ग्रुप हो गया, इस्लाम का ग्रुप हो गया, या मुस्लिम का ग्रुप हो गया, बौद्ध का ग्रुप हो गया, जैन का ग्रुप हो गया, तो वो लोग इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, अपने धर्म के बारे में पढ़ाने लिखाने के लिए। जैसे हिंदू लोग गुरुकुल खोल रहे हैं, इस्लाम में मदरसा चलता है, हिंदुओं में गुरुकुल चलता है। हिंदू लोग मंदिर बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, इस्लाम में मस्जिद बनाया जा रहा है, ठीक है। मुस्लिम भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हिंदू भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, किस लिए? अपने धर्म को मैनेज करने के लिए, अपने धर्म को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस लिए हो रही हैं? अपने धर्म के चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अपने रिलीजियस अफेयर्स को क्या करने के लिए? मैनेज करने के लिए। तो हमारे देश का संविधान जो है वो ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, वो आपकी चॉइस है। ये बात बोला है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 में क्या कह रहा है? जो लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे हिंदुओं का एक ग्रुप हो गया, इस्लाम का एक ग्रुप हो गया, जैन का एक ग्रुप हो गया, बौद्ध का एक ग्रुप हो गया, ये इन सभी लोगों को ये फ्रीडम है कि वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने रिलीजियस
अफेयर, जो उनका रिलीजियस अफेयर है उसको मैनेज करने के लिए उनको ये अधिकार दिया जाता है। ये होता है आर्टिकल 26 में। तो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में एक जो डिफरेंस है वो ये है कि आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल इंसान की बात करता है कि आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं। आर्टिकल 26 जो है ये पूरे एक ग्रुप के या पूरे एक सेक्शन की बात करता है, ठीक है, जिसमें हिंदुओं का पूरा ग्रुप आ गया, मुस्लिमों का पूरा ग्रुप आ गया, जैन का पूरा ग्रुप आ गया, बौद्ध का पूरा ग्रुप आ गया, इस तरीके से, ठीक है। तो आर्टिकल 26 और 27 आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले आर्टिकल 27 में, ठीक है। 25 हो गया, 26 हो गया। अब अगला जो आर्टिकल हम लोगों को पढ़ना है वो है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है, इसको सुनिए। आर्टिकल 27 कह रहा है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। हम सभी लोग टैक्स भरते हैं, ठीक है, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, कोई भी हो, दुनिया मतलब इस देश में रहने वाले जितने लोग हैं वो सभी लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस टैक्स को हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है, ठीक है, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है। अब ध्यान से इस बात को सुनिएगा। हमारे देश का संविधान जो है इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कह रहा है कि हम सभी लोगों को फ्रीडम है इस चीज़ से, टैक्सेशन से। सरकार आपसे कभी भी ये बोल के टैक्स नहीं लेगी कि आप टैक्स दीजिए हम हिंदू धर्म को बढ़ावा देंगे, या आप टैक्स दीजिए हम इस्लाम धर्म को बढ़ावा देंगे, या आप टैक्स दीजिए हम जैन धर्म को बढ़ावा देंगे या बौद्ध धर्म को बढ़ावा देंगे। सरकार आपसे या कोई भी इंसान आपसे इस बात के लिए टैक्स नहीं ले सकता कि आप टैक्स दीजिए हम इस धर्म को बढ़ावा देंगे। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि हम सभी लोगों को फ्रीडम है इस चीज़ से, टैक्सेशन से, हमसे कोई टैक्स नहीं ले सकता। इसलिए किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए आर्टिकल 27 ये कहता है कि आपसे कभी भी कोई भी टैक्स नहीं ले सकता है किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल से इसको समझते, ये कोई आदमी है, ठीक है, इसने टैक्स दिया। अब ऐसा नहीं है कि इसने जो टैक्स दिया है इस टैक्स का गवर्नमेंट यूज़ करे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे 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 कि आपने टैक्स दिया, आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, अब गवर्नमेंट उस टैक्स के पैसे से किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो टैक्स दिया है गवर्नमेंट उससे इस्लाम धर्म को प्रमोट करेगी, या गवर्नमेंट उससे हिंदू धर्म को प्रमोट करेगी, या गवर्नमेंट उससे बौद्ध धर्म को प्रमोट करेगी, या जैन धर्म को प्रमोट करेगी, या क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट करेगी। ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने जितना भी पैसा लिया है, ठीक है, गवर्नमेंट में जितना भी पैसा लिया है उस पैसे को कभी भी गवर्नमेंट ने जितना भी पैसा लिया है उस पैसे को किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए या मेंटेनेंस के लिए सरकार नहीं खर्च करेगी। जैसे यहाँ पे क्या बोला कि किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रमोशन के लिए सरकार पैसा यूज़ नहीं करेगी, ना ही इन सब को सरकार थोड़ा थोड़ा पैसा दे के करेगी। सरकार धर्म के मामले में कुछ भी नहीं करेगा। स्टेट जो है, देश जो है, ऐसा नहीं है कि देश आप सबसे टैक्स कलेक्ट करेगा
और फिर सारे धर्मों को प्रमोट करेगा। ऐसा स्टेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ये धर्मनिरपेक्ष है। तो गवर्नमेंट या स्टेट या हमारा देश का संविधान ये कहता है कि आप सभी को फ्रीडम है कि आपको धर्म के नाम पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये बात लिखी है आर्टिकल 27 में। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले आर्टिकल 28 में। आर्टिकल 28 क्या कहता है, सुनिएगा इसको ध्यान से और समझिएगा। आर्टिकल 28 है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है इसका? मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया, ध्यान से मेरी बात सुनिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन है जिसमें गवर्नमेंट या तो उसको मेंटेन करने के लिए पैसा देती है या फिर गवर्नमेंट के पास उस इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज या कोई भी ऐसा कॉलेज, कोई भी ऐसा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है उस कॉलेज को मेंटेन करने के लिए, या उस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास है या स्टेट के पास है, वो सभी कॉलेज कभी भी धार्मिक शिक्षा आपको नहीं देंगे। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन है या मेंटेनेंस है, उन सभी स्कूल या कॉलेज में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे कि आपको इस धर्म को मानना पड़ेगा या ये धर्म अच्छा है, ये धर्म खराब है। कोई भी धर्म से रिलेटेड पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। ये बोलता है आर्टिकल 28। ठीक है, तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक ये पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। और आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक साथ में कहलाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या कहलाता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, जो कि हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब अगली चीज़ जो हम लोगों को पढ़ना है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अगला क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है ये आता है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसमें क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब इस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। फिर है आर्टिकल
30। फिर है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कह रहा है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू establish educational institution। अब ये दो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, इन दोनों को हम लोगों को समझना है कि ये दोनों आर्टिकल हैं क्या। ठीक है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। देखो, इसमें क्या है कि हमारे देश में बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं, कुछ माइनॉरिटीज़ भी हैं। माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या है? यहाँ माइनॉरिटीज़ का मतलब है कि वो लोग जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, पॉपुलेशन कम है, या उनका कुछ अलग कल्चर है, उनकी कुछ अलग लैंग्वेज है, उनका कुछ अलग स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो लोग भी हमारे देश में रहते हैं। जैसे बहुत सारी ट्राइब्स हैं, ठीक है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, तो वो किस में आती है? माइनॉरिटीज़ में आती है। उनका कल्चर एकदम अलग है, उनका लिखने और पढ़ने का तरीका एकदम अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, उन माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 29 बना है। अब इनका क्या क्या प्रोटेक्शन किया जा सकता है? तो जो भी माइनॉरिटीज़ हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में कहीं पे भी रहती हैं, जिनका अलग लैंग्वेज है, ठीक है, जिनकी अलग स्क्रिप्ट है, जिनका कुछ अलग कल्चर है, ऐसी बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जिनका अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है। इन लोगों के पास ये राइट है कि वो अपने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते, ठीक है। कोई भी देश में रहने वाला है जो कि माइनॉरिटीज़ में है, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, जिनकी स्क्रिप्ट अलग है, जिनका कल्चर अलग है, अगर ये चाहें तो ये अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है, कंजर्व करके रख सकते हैं, को बचाने के लिए कुछ कुछ कर सकते हैं। ये आता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या है? कोई भी माइनॉरिटीज़ है जिनकी अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उन लोगों को एक स्पेशल राइट दिया गया है आर्टिकल 29 में। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने लैंग्वेज को कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी आर्टिकल 29 में एक बात और बोली गई है, इसी आर्टिकल 29 में एक बात और बोली गई, क्या है? अब ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, हो सकता है कि इनका धर्म अलग हो, इनका रिलीजन अलग हो, इनकी लैंग्वेज अलग हो, इनकी कास्ट अलग हो, इनकी रेस अलग हो, इनका थोड़ा कलर डिफरेंट हो। तो इन सब बेसिस पे, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी रेस का हो, जाहिर सी बात है माइनॉरिटीज़ में है तो ये सारे डिफरेंस होंगे, रिलीजन के डिफरेंस होंगे, के साथ लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, कास्ट का डिफरेंस होगा, कलर का, रेस का, इन सब का डिफरेंस होगा उनके साथ, जो भी माइनॉरिटीज़ में। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएं जो कि गवर्नमेंट की है, ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे गवर्नमेंट पैसा दे रही है, या कोई भी ऐसा रिलीजियस स्कूल, इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज जो कि गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया जा रहा है,
या गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ उस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन या मेंटेनेंस या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट उसको गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहा है, वहाँ पे किसी भी माइनॉरिटी को एडमिशन लेने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सभी इंस्टीट्यूशन किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, लैंग्वेज का हो, कास्ट का हो, कलर का हो, वो जहाँ चाहे वहाँ एडमिशन ले सकता है अगर वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये बोलता है आर्टिकल 29। ठीक है, अब आर्टिकल 30 को हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 30 क्या कह रहा है? देखिए, आर्टिकल 30 ये कह रहा है कि अगर कोई भी माइनॉरिटीज़ का ग्रुप है, अगर वो चाहते हैं कि स्पेशली उनके लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाए, तो ये उनका अधिकार है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई स्कूल है, एक कोई स्कूल है और इस स्कूल को उल्टा डाल, ये कोई एक स्कूल है और इस स्कूल को कोई माइनॉरिटीज़ रन करा रहे हैं, कोई माइनॉरिटीज़ का ग्रुप है जो कि इस स्कूल को चला रहा है, स्कूल को सब कुछ देख रहा है। और अगर इस माइनॉरिटीज़ के स्कूल को कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी ग्रांट चाहिए, ठीक है, सरकार से, स्टेट से, सरकार से कोई भी ग्रांट चाहिए, तो सरकार इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगी कि अरे यार हटाओ, ये तो माइनॉरिटीज़ का स्कूल है, कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है, इनको दे के क्या होगा। ऐसा सरकार नहीं करेगी। सरकार के लिए माइनॉरिटीज़ का स्कूल कॉलेज भी वैसे ही है जैसे हमारा और आपका स्कूल कॉलेज है, या किसी भी इंसान का या किसी भी कम्युनिटी का कोई स्कूल कॉलेज है। जिस तरीके से सरकार के लिए वो सारे स्कूल कॉलेजेस एक बराबर हैं, वैसे ही सरकार के लिए माइनॉरिटीज़ के जो स्कूल कॉलेज हैं वो भी बराबर है। सरकार को इनके किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो ये चला रहे हैं इसमें सरकार को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये होता है आर्टिकल 30। ठीक है, तो आर्टिकल 29 और 30 आता था कल्चरल और एजुकेशनल राइट में। ठीक है, जिसमें कि आर्टिकल 29 डील करता है कल्चर से और आर्टिकल 30 डील कर रहा है एजुकेशनल राइट से। इसके बाद आता है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो आर्टिकल आ रहा है उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30। अगला जो आर्टिकल हम लोगों को पढ़ना है वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। सुनिए, तो ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहते थे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश के संविधान का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला कि आर्टिकल 32 हमारे देश के संविधान का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक चीज़ और बोली कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेकार हो जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इतना इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 32।
आर्टिकल 32 के बारे में एक चीज़ और बोली जाती है। आर्टिकल 32 को ये बोला जाता है कि आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 क्या है? हमारे संविधान का दिल है और आत्मा है। हमारे संविधान का दिल है और आत्मा है आर्टिकल 32। इतना इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 32 के बारे में एक चीज़ और बोला जाता है। आर्टिकल 32 के बारे में एक बात और बोली जाती है। क्या? कि आर्टिकल 32 फाउंटेन ऑफ जस्टिस, न्याय का फव्वारा है। न्याय का फव्वारा है। आर्टिकल 32 क्या है? न्याय का फव्वारा है, ऐसा बोला जाता है आर्टिकल 32 के बाद। आर्टिकल 32 दिल है और आत्मा है हमारे देश की संविधान का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि आर्टिकल 32 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर इस आर्टिकल 32 को हम अपने संविधान से निकाल दें तो हमारे संविधान में कुछ बचेगा ही नहीं। इतना इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 32 हमारे लिए। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ही इतना इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल 32 बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाता है। ये जो आर्टिकल 32 है, इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई? देखिए, अभी तक हम लोग जितना भी फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, यानी आर्टिकल 32 से पहले, ठीक है, आर्टिकल 32 से पहले का हम लोग जितना भी फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 31 तक, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 31 तक, ये सभी फंडामेंटल राइट है ना। और आर्टिकल 2 भी, आर्टिकल 32 भी एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन आर्टिकल 32 जो है ये एक स्पेशल फंडामेंटल राइट है, ये एक स्पेशल राइट है। कैसे आते हैं? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 31 तक जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, इन सभी फंडामेंटल राइट को इस देश में रहने वाले हर एक सिटीजन को दिया गया है। हमारे देश में रहने वाले हर एक नागरिक को फंडामेंटल राइट दिया गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए मेरे, आपके या किसी और के साथ कुछ ऐसा होता है कि जिससे हमारा फंडामेंटल राइट हमसे छीना जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा मान लीजिए ये आदमी है, इस आदमी से का फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, तो इसका फंडामेंटल राइट छीना ना जाए, कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन दी जाए। किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट छीना ना जाए, कि सभी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन दी जाए, इसलिए एक और फंडामेंटल राइट बनाया गया और उस फंडामेंटल राइट का नाम है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 यानी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और फंडामेंटल राइट बनाया गया और इस फंडामेंटल राइट को बोलते हैं हम लोग आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। ये आर्टिकल हम लोग अपने संविधान में इसलिए रखे हैं ताकि हम लोगों को जो फंडामेंटल राइट मिला है वो बचाया जा सके। किस तरीके से, यही सारी चीज़ हम लोगों को इसमें पढ़नी है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर अगर ये मान लीजिए आप हैं, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आपसे छीनता है, ठीक है, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आपसे छीना जा रहा है, आप 14 साल के हैं, आपसे ज़बरदस्ती कहीं फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा है, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन है,
आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई सोने नहीं दे रहा है, आपको कोई आपका धर्म, आप हिंदू धर्म अपनाना चाह रहे हैं लेकिन आपको नहीं अपनाने दिया जा रहा है, या कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपका छीना जा रहा है, ठीक है, कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपका छीना जा रहा है तो आप सीधा आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आप सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट छीन रहा है, ठीक है, कोई भी अगर आपका फंडामेंटल राइट छीन रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और ये पावर आपको मिल रही है आर्टिकल 32। और सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है, और उस पावर को बोलते हैं रिट। पावर को क्या बोला जाएगा? रिट। सुप्रीम कोर्ट हर इंसान के फंडामेंटल राइट को वापस दिलाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर दी गई है। किसी भी इंसान का अगर कोई भी फंडामेंटल राइट छीनता है, सुप्रीम कोर्ट उस इंसान के लिए रिट इशू कर सकती है, और ये रिट इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट ने दी है, पार्लियामेंट ने दी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको रिट इशू करने के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये पूछ ले कि अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट इशू करने की पावर है वो कहाँ से मिलती है, तो आप बता दीजिएगा कि ये पावर जो है पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट से ये पावर छीन भी सकती है, और ये पावर जो है किसी दूसरे कोर्ट को भी, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी पार्लियामेंट दे सकती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि आर्टिकल 32 में ये बात बोली गई है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है। ठीक है, अब ये रिट क्या होता है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें, ये हम लोगों को जानना है, समझ। देखिए, रिट जो होता है ये 5 तरीके का होता है। कितने तरीके का है? 5 तरीके का। रिट जो है 5 तरीके का। सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्टियोरी, पांचवा है क्यू वारंटो, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यू वारंटो। ये 5 तरीके का रिट होता है। ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है, किस लिए यूज़ होता है, ये हम सभी लोगों को पढ़ना है। ठीक है, 5 तरीके का रिट होता है। 5 तरीके का रिट होता है हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यू वारंटो। ये 5 तरीके के रिट हैं, इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस, तो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव
द बॉडी, टू हैव द बॉडी। और अच्छे तरीके से समझते, मान लीजिए कि आप हैं, आप कहीं घूम रहे थे, आप कहीं घूम रहे थे और आपको किसी ने किडनैप किया, आपको किसी ने किडनैप किया और लेके चले गए, यानी आपको किसी ने डिटेन किया है। आपको किसी ने क्या किया है? डिटेन किया है, आपका डिटेंशन हुआ है। आपका क्या हुआ है? डिटेंशन हुआ है, आपको किसी ने डिटेन किया है। या फिर और आसान भाषा में कहा जाए तो आपको कोई पकड़ के उठा के लेके चला गया है। ठीक है, अब आपके घर वालों को मालूम है, अब आपके घर वालों को मालूम है कि आपकी किसी दूसरे आदमी से, कोई XYZ आदमी था जिससे आपकी दुश्मनी है, और इसी आदमी ने आपको किडनैप किया है या आपको डिटेन किया है। आपको क्या किया है? डिटेंशन। आपको क्या किया है? ये आदमी ने डिटेन किया है, अपने कब्जे में लेके रखा है। डिटेन, XYZ आदमी है जिसने आपको डिटेन किया है। XYZ आदमी ने डिटेन किया है आपको। अब ध्यान से सुनिए, आपके घर वालों को ये बात मालूम है कि आपको इसी आदमी ने पकड़ा है, इसी XYZ ने आपको किडनैप किया है। तो आपके फैमिली वाले सीधा चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलेंगे कि मेरा बेटा है, तो मेरे बेटे को इस इंसान ने डिटेन करके रखा है, आप प्लीज़ मेरे बेटे को बचाइए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट एक रिट इशू करेगी, एक रिट इशू करेगी। एक पेपर है, इस पर लिख के सुप्रीम कोर्ट इस XYZ को देगी कि XYZ, अगर आपने इस इंसान को डिटेन करके रखा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आपने इस इंसान को पकड़ के रखा है तो आप इसको छोड़ दीजिए, और इसकी बॉडी को, इसकी शरीर को सही सलामत लेके आइए। टू हैव द बॉडी, ये होता है हैबियस कॉर्पस। यानी किसी भी आदमी को कोई भी पकड़ के रखा है या किडनैप करके रखा है या डिटेन करके रखा है, तो उस आदमी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट एक रिट इशू करती है। उस रिट का नाम है हैबियस कॉर्पस। अब इस हैबियस कॉर्पस के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस हैबियस कॉर्पस के बारे में, एक सेकेंड, इस हैबियस कॉर्पस के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कोर्ट जो है ये इशू करती है, कोर्ट इसको इशू करती है जिसने डिटेन करके रखा है उस आदमी के लिए, जिसने पकड़ के रखा है उस आदमी के लिए। ये हैबियस कॉर्पस जो है प्राइवेट या पब्लिक अथॉरिटी दोनों के लिए यूज़ करती है। प्राइवेट या पब्लिक अथॉरिटी दोनों के लिए यूज़ करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप घूम रहे थे या आप लोग कहीं घूम रहे थे, आपके किसी दुश्मन ने आपको पकड़ लिया, आपके किसी दुश्मन ने आपको पकड़ लिया, तो ये एक प्राइवेट हो गया, ये एक प्राइवेट डिटेंशन हो गया, ये एक प्राइवेट डिटेंशन हो गया। दूसरा, अगले दिन आप फिर से घूमने निकले और किसी पब्लिक अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट के किसी आदमी ने, गवर्नमेंट के किसी एजेंसी ने, पुलिस ने, NIA ने, आर्मी ने, उसने आपको पकड़ के ले जाके अपने पास डिटेन करके रख लिया, तो ये हो गया पब्लिक अथॉरिटी। ये हो गया पब्लिक अथॉरिटी। यानी जब गवर्नमेंट इल्लीगली
इल्लीगली किसी को डिटेन करती है, जब गवर्नमेंट इल्लीगली किसी को डिटेन करती है, मतलब कोई घूम रहा था, पुलिस गई उसको ज़बरदस्ती उठा लाई और 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं पेश की, तो ये इल्लीगल डिटेंशन होता है, ये इल्लीगल डिटेंशन होता है। तो अगर पब्लिक अथॉरिटी या कोई प्राइवेट अथॉरिटी किसी को भी किडनैप करता है या डिटेन करता है इल्लीगली, तो कोर्ट उस पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर या प्राइवेट अथॉरिटी के ऊपर हैबियस कॉर्पस इशू करता है और कहता है कि जिस भी आदमी को आपने पकड़ के रखा है उसको सही सलामत ले आके मेरे सामने खड़ा करो। ठीक है, अब ये हैबियस कॉर्पस का यूज़ कब कब नहीं हो सकता, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब कोई भी कोर्ट, जब कोर्ट हैबियस कॉर्पस नहीं यूज़ कर सकती, ये कौन कौन सी सिचुएशन है। देखिए, अगर पुलिस ने आपको लॉफुली अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, ठीक है, अगर डिटेन जो है ये लॉ को फॉलो करते हुआ है, लॉफुल है, कि आप कोई क्राइम करने जा रहे थे, पुलिस आई, मजिस्ट्रेट से बोली कि ये आदमी है, ये क्राइम करने जा रहा है, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसा जब होगा तो ये लॉफुल डिटेंशन है। तो जब भी लॉफुल डिटेंशन होगा तो उस केस में कोई भी हैबियस कॉर्पस नहीं यूज़ किया जाएगा। ठीक है, या फिर जब भी किसी आदमी का डिटेंशन होता है और वो कोर्ट से ऑर्डर ले के होता है, कोर्ट के ऑर्डर देने पे होता है, तब जो है हैबियस कॉर्पस नहीं यूज़ होता है। या फिर हैबियस कॉर्पस और एक केस में नहीं होता है, कोई ऐसा मैटर है जो कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, कोर्ट के पावर से बाहर का कोई डिटेंशन है, तो उस केस में भी हैबियस कॉर्पस नहीं यूज़ होता है। तो यहाँ से हैबियस कॉर्पस से 3-4 क्वेश्चन पूछ, किसके किसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है हैबियस कॉर्पस, तो प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस कब यूज़ किया जाता है, अगर कोई भी पब्लिक या प्राइवेट अथॉरिटी किसी को डिटेन करती है। कब नहीं यूज़ किया जा सकता हैबियस कॉर्पस, कब नहीं यूज़ किया जा सकता, जब लॉफुल डिटेंशन हो, जब डिटेंशन कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ हो, या फिर कोई ऐसा जगह पे डिटेंशन हुआ है जो कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, ऐसे टाइम पे हैबियस कॉर्पस का यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर का रिट है उसका नाम है मैंडमस, उसका नाम है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, मैंडमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए, मान लीजिए आप गए किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आप गए और आप रोज़ जा के गवर्नमेंट ऑफिस में कह रहे हैं कि सर मेरा ये काम है आप कर दीजिए, सर ये मेरा काम है आप कर दीजिए, सर ये मेरा काम है आप कर दीजिए। ठीक है, लेकिन वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो इस काम को नहीं कर रहा है। ठीक है, वो इस काम को नहीं कर रहा है, वो बार बार आपके काम को टाल दे रहा है या काम करने से आपके मना कर दे रहा है। तो आप उस गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट में आप कोर्ट में जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाने के बाद आप उस गवर्नमेंट ऑफिसर की कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी पब्लिक सेक्टर का ऑफिसर हो, आप उस ऑफिसर के अगेंस्ट जाके कोर्ट में कंप्लेन करेंगे कि ये एक अधिकारी हैं जो मेरा काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, कोर्ट जो है इस ऑफिसर को एक रिटन लेटर भेजेगी और उस रिटन लेटर का नाम होगा मैंडमस। और मैंडमस में होगा क्या, मैंडमस में कोर्ट जो है इस गवर्नमेंट ऑफिसर को अच्छे से
रिटन में डांटेगी, कहेगी कि तुमको नौकरी किस लिए दी गई है, काम करने के लिए, काम करो, नवाब ना बनो। ठीक है, तो मैंडेमस में क्या होगा, जब भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर कोई भी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन या कोर्ट, ठीक है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो गई, पब्लिक बॉडी हो गई, कोई भी कॉरपोरेशन हो गया, कोई भी कोर्ट हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो गई, कोई भी कॉरपोरेशन हो गया, कोई भी पब्लिक ऑफिस हो गई, नहीं मिला जुला के जितना सरकारी काम है, जितना गवर्नमेंट वाला काम है, अगर ये इसमें से आप कोई भी काम करवाने गए, आपका इन सब में से कहीं काम था, आपने जिसको काम के लिए बोला है वो इंसान, वो ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, तो आप उस ऑफिसर के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट उसको जो है रिटन में लिख के देगी, आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है मैंडेमस जो है, ये कुछ लोगों के अगेंस्ट आप नहीं ला सकते। जैसे कोई प्राइवेट बॉडी है, जैसे आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो और उस प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को आप बोल रहे हो कि सर आप ये चीज़ें हैं, आप ये मेरा काम करवा दीजिए, और प्रिंसिपल नहीं कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि वो प्राइवेट बॉडी है। ठीक है, आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि आप प्रेसिडेंट को रोज़ लेटर लिख के भेज रहे हो कि प्रेसिडेंट मेरी शादी करा दो, प्रेसिडेंट तुम्हारी शादी नहीं करा, तुम कोर्ट चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपने स्टेट के गवर्नर के अगेंस्ट नहीं लिख सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट मैंडेमस नहीं कोर्ट देगा। चीफ जस्टिस जो सबसे बड़ा जज होता है, आप उसके अगेंस्ट नहीं ला सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे केस हैं जिस केस में आप जो है मैंडेमस नहीं इशू करवा सकते हो कोर्ट से। ये सारी चीज़ें हैं जिस टाइम पे आप मैंडेमस का यूज़ नहीं कर सकते या कोर्ट मैंडेमस नहीं देगा। एक और सिचुएशन है जो बहुत यूनिक सिचुएशन, अगर आपने कोई ऐसा काम बोला है जिस काम से ज़रूरी और भी कोई काम है उस ऑफिसर के पास करने के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, ठीक है, कहीं पे टेररिस्ट अटैक हुआ है और आपका एक कुत्ता खो गया है, आपका कोई कुत्ता खो गया। अब आप पुलिस से जाके ये नहीं बोलोगे कि पुलिस मेरा कुत्ता खो गया है, खोजो, अगर तुम नहीं मेरा काम करोगे तो हम कोर्ट में जाके मैंडेमस इशू करवाएंगे तुम्हारे अगेंस्ट, कोर्ट में जाके तुम्हारी कंप्लेन करेंगे। पुलिस कहेगा जाओ कर दो, और जब कोर्ट से ऑर्डर आएगा पुलिस को तो पुलिस कहेगी कि सर इस दिन टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, हम टेररिस्ट अटैक देखेंगे या कुत्ता खोजने जाएंगे, तो कोर्ट उल्टा तुम्ही को डांटेगी। ठीक है, तो ये भी एक सिचुएशन है जब तुम्हारा काम करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होता है और उस टाइम पे तुमको मना किया जाता है कि आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, और आप ऐसे केस में जाओगे कोर्ट में, कोर्ट मैंडेमस इशू करो, ये सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में कोर्ट जो है मैंडेमस नहीं इशू करे। तो ये था मैंडेमस। तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, टू फॉरबिड। इसका मतलब क्या है? मान लो कि एक कोई छोटी कोर्ट है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या कोई हाई कोर्ट है, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में जा रही है, यानी जो काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए वो काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट कर रही है। ठीक है, कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट कर रहा है वो काम। अब ऐसे सिचुएशन में ध्यान सुनिए, ऐसे सिचुएशन में अगर कोई
अगर कोई कंप्लेन कर दे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ये आपने इस चीज़ पे फैसला दिया, आपके फैसले के अगेंस्ट जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है तुरंत एक रिट इशू करेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट को, जिसका नाम होता है प्रोहिबिशन रिट। इसमें क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट फॉरबिड करेगी, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी अपने औकात से बाहर जाके काम कर रहा होगा उसको रोकेगी, कहेगी रुक जाओ बेटा, तुम मत करो, हम कर लेंगे, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अगर कोई भी कोर्ट अपने औकात से बाहर जाके फैसला कर रही है तो ऐसे केस में सीनियर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो अपने जूनियर कोर्ट को यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट को प्रोहिबिशन रिट इशू करके देती है और बोलती है कि बेटा अपने ज्यूरिडिक्शन के अंडर में ही काम करो। जैसे उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है और उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट फैसला सुना रही है दिल्ली का, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश का मैटर सुनेगी। अगर उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट दिल्ली का मैटर सुनने लगी तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि यूपी की हाई कोर्ट औकात में रहो, औकात से बाहर जाके काम मत करो। ठीक है, ये होता है प्रोहिबिशन यानी फॉरबिड करना। जब भी कोई भी जूनियर कोर्ट अपने औकात से बाहर जाके काम करती है, अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाके काम करती है, तो सीनियर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट उसको रोकती है कि बेटा रुक जा। समझ में आया? ये किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है? तो कोई भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी जो होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी जो होती है, जब वो कोई भी ऐसा काम करती है जो उसके औकात से बाहर का हो, तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो है अपने से लोअर कोर्ट को रोकती है एक रिट इशू करके। उस रिट का नाम है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड या रोकना। ठीक है, चौथा जो है उसका नाम है सर्टियोरी। देखिए इसमें क्या होता है, इसका मतलब है जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, हाई कोर्ट है जो कि स्टेट लेवल पे होती है, और सुप्रीम कोर्ट है जो कि सबसे सीनियर कोर्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हम सभी लोगों को मालूम है कोई भी दिक्कत होती है किसी को तो तुरंत सब कहता है कि हम कोर्ट में जाके केस कर देंगे, हम कोर्ट में मैटर सॉल्व करवा लेंगे। ठीक है, यानी हाई कोर्ट के पास बहुत सारा केस पड़ा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास बहुत सारा केस पड़ा हुआ है, लोग 10-10 साल से 15-15 साल से वेट कर रहे हैं कि उनकी बारी आए, उनकी भी सुनवाई हो, का भी मैटर कोर्ट में चले। लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास जितना केस था वो सारा केस सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी काम नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट यानी हाई कोर्ट से बोलेगी कि हाई कोर्ट तुम्हारे पास कोई केस है, कोई केस है जो कि अभी सॉल्व नहीं हुआ है और मेरे लायक है, तो वो केस हमको दे दो, हम अभी खाली हैं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर या फिर या फिर मान लो हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और उस फैसले में कुछ गलती है, फैसले में कुछ गलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि हाई कोर्ट तुमने जो फैसला सुनाया उसमें गलती है, एक काम करो ये मैटर तुम हमको दे दो, सुप्रीम कोर्ट को दे दो, सुप्रीम कोर्ट अब देखिए। यही होता है सर्टियोरी, यही होता है
सर्टियोरी। ठीक है, ये होता है सर्टियोरी। यानी जब भी हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट से केस ले लेती है, जब भी हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट से केस ले लेती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से केस ले ली, तो कैसे लेगी? सर्टियोरी के थ्रू, सर्टियोरी के थ्रू। पांचवा जो रिट है क्यू वारंटो। इसका मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी, बाई वॉट अथॉरिटी। का मतलब क्या है इसको समझेगा बहुत। देखिए, मान लीजिए ये कोई आदमी है, कहीं से गलत तरीके से पैसा देके या कुछ भी करके, या फिर इल्लीगली इसने कोई गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिस में नौकरी ले ली, या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में ये इल्लीगली नौकरी ले लिया गलत तरीके से पैसा वैसा देके, और ये बात आपको पता चल गई। अब आप इस इंसान के अगेंस्ट चले गए कोर्ट में। आप कोर्ट में जाके बोल रहे हो कि ये इंसान जो है गलत तरीके से नौकरी लिया है, के जगह पे हम भी तो बैठ सकते थे या कोई और भी बैठ सकता था, है ना? लेकिन इसने गलत तरीके से नौकरी ली है, ये पैसा दिया, ये घूस दे के नौकरी लिया है, गवर्नमेंट नौकरी ले लिया, तो कोर्ट इस इंसान के अगेंस्ट क्यू वारंटो इशू करेगा और इससे पूछेगा कि तुम किस अथॉरिटी से, बाय व्हाट अथॉरिटी, तुम किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस में या इस सरकारी नौकरी पे बैठे हो। समझ में आ गया? अब ये किसके किसके अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है, ये किसके किसके ऊपर इशू हो सकता है, कोर्ट किस किस केस में इस क्यू वारंटो को किसी के लिए ऊपर यूज़ कर सकती है? जब भी कोई भी पब्लिक ऑफिस में कोई इंसान गलत तरीके से जाके बैठा है और वो कौन कौन से केस हैं जिस केस में क्यू वारंटो का यूज़ नहीं होता है, तो प्राइवेट ऑफिस में प्राइवेट कंपनी वाले जिसको चाहे उसको रखें, कोर्ट उसमें कुछ नहीं करेगी। और दूसरा, जितनी भी जितने भी मिनिस्ट्रियल ऑफिस हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ के ऑफिस में मिनिस्ट्री जिसको चाहे उसको रख सकती है। उस केस में कोई भी इंसान क्यू वारंटो का यूज़ नहीं कर सकता है। मिनिस्टर जिसको चाहे उसको नौकरी पे अपने पास रख सकता है, अपना सेक्रेटरी बना के या अपना पीए बना के, वो मिनिस्ट्री के ऊपर है। तो ये 5 तरीके की रिट होती है जो कि कोर्ट इशू करता है हमारे फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। आई होप आपको ये 5 जो रिट्स हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद आर्टिकल 32 था जो हम लोग पढ़ चुके। अब आर्टिकल 32 के बाद आर्टिकल 32 में रिट्स था जो हम लोग पढ़ चुके। अब आर्टिकल 33 पढ़ना है हम लोगों को, आर्टिकल 34 पढ़ना है हम लोगों को, आर्टिकल 35 पढ़ना है। ये 3 आर्टिकल और पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, ये तीनों आर्टिकल क्या हैं इसको समझिए। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि अगर आप पैरामिलिट्री में हैं, ठीक है, आप आर्मी में हैं, आप पुलिस में हैं, आप कोई भी
इंटेलिजेंस एजेंसी में हैं, आईबी हो गया, रॉ हो गया, एनआईए हो गया, सीआईडी हो गया, सीबीआई हो गया। अगर आप पैरामिलिट्री में हैं, अगर आप आर्मी में हैं, अगर आप पुलिस में हैं, अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसी में हैं, अगर आप इन सब जगहों पे से किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप इन सभी जगह में से किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं तो पार्लियामेंट अगर चाहे, अगर पार्लियामेंट चाहे तो आपके कुछ कुछ फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आपके कुछ कुछ फंडामेंटल राइट को आपसे छीना जा सकता है जब तक आप मिलिट्री में रहेंगे, आर्मी में रहेंगे, पुलिस में रहेंगे या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे एनआईए, आईबी, रॉ, ठीक है। आपसे कुछ कुछ आपके फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएंगे। जैसे आपके पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप पैरामिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी में हैं और आप इन सब की खुफिया जानकारी बाहर किसी को दे रहे हैं, बाहर सबको आके बता रहे हैं, और अगर आप बोलेंगे नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरे पास है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये होता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है? पैरामिलिट्री, आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ कुछ फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट अगर चाहे तो उनसे छीन सकती है जब तक वो इन सब जगह पे काम कर रहे हैं तब तक के लिए, ठीक है। फिर है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 मतलब होता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे आर्मी रूल लग जाता है, कुछ कुछ जगह पे आर्मी रूल लग जाता है, ठीक है, या मिलिट्री रूल लग जाता है। मार्शल लॉ का मतलब हो गया मिलिट्री रूल या आर्मी रूल। अगर किसी जगह पे मिलिट्री रूल लग या आर्मी रूल लगा है तो जब तक उस एरिया में मिलिट्री रूल, आर्मी रूल या मार्शल लॉ लगा हुआ है उस टाइम पे उस एरिया में जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों का फंडामेंटल राइट छीन लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अक्सर आप सुने होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में पहले मार्शल लॉ लग जाता था या मिलिट्री रूल लग जाता था या आर्मी लग जाती थी, तो उस जगह पे जितने भी लोग रहते थे सबको ये बोला जाता था कि आप लोग अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, ठीक है। जहाँ पे भी मार्शल लॉ या आर्मी रूल लगा रहता था उस जगह पे ये बोला जाता है कि आप लोग अपने घर में ही रहिए, बाहर मत निकलिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि नहीं नहीं, राइट टू फ्रीडम में ये बात लिखी है कि हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, हम इंडिया में जिस जगह चाहें उस जगह जाके घूम सकते हैं, हम भारत के टेरिटरी में एकदम फ्री होके मूव कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आर्मी आपको उठा के बहुत मारेगी। तो आर्टिकल 34 जहाँ पे भी लगता है, मार्शल लॉ जहाँ पे भी लगता है, मार्शल लॉ या आर्मी रूल जहाँ पे भी लगता है उस जगह में कुछ कुछ फंडामेंटल राइट वहाँ के लोगों से छीन लिए जाते हैं। ऐसा बात लिखा हुआ है आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 34 में क्या लिखा है कि जिस भी जगह मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल लगेगा उस जगह में रहने वाले लोगों के लिए कुछ टाइम तक उनका फंडामेंटल राइट उनसे छीन लिया जाएगा। कुछ कुछ फंडामेंटल राइट, सारे नहीं, कुछ कुछ, ये लिखा है आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 34 जब लगता है तो सारे फंडामेंटल राइट उनसे छीने जा सकते हैं, लेकिन हैबियस कॉर्पस कभी नहीं छीना जाता। हैबियस कॉर्पस वाला राइट तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। कोर्ट में जाके हैबियस कॉर्पस की डिमांड कर सकते हो आर्टिकल 34 मिलिट्री लॉ या आर्मी रूल लगने के बाद भी, ठीक है। आर्टिकल 35 क्या कह रहा है? आर्टिकल 35 कहता है कि फंडामेंटल राइट के ऊपर लॉ बनाने की पावर, फंडामेंटल राइट के ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है और किसी के पास नहीं। फंडामेंटल के ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ऐसी बात लिखी है आर्टिकल 35, ठीक है। तो आर्टिकल 35 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट के ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी नहीं है।
ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट के ऊपर कानून बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट के ऊपर कानून बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ऐसा लिखा है आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 34 ये बोलता है जिस भी जगह मार्शल लॉ लगा है या आर्मी रूल लगा है या मिलिट्री रूल लगा है, उस जगह के लोगों की कुछ फंडामेंटल राइट को आर्मी छीन लेती है। हो सकता है सारे फंडामेंटल राइट भी ले ले, लेकिन हैबियस कॉर्पस वाला आर्मी आपसे कभी नहीं छीन सकती। आर्टिकल 33 क्या बोलता है? आर्टिकल 33 ये बोलता है कि अगर आप पैरामिलिट्री में हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, इंटेलिजेंस एजेंसीज में, तो पार्लियामेंट आपसे कुछ फंडामेंटल राइट छीन सकती है। ठीक है, ये था पूरा फंडामेंटल राइट का लेक्चर, जो कि हम लोग पूरा पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।